अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की अहम समाअत की है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त की है। मुस्लिम लीग नून ने भी फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए अदालत को दरख्वास्त दे दी है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर कानून शुएब शाहीन साहब ने। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में अटॉर्नी जनरल को कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म दे दिया, लेकिन हुकूमत ऐसा करने का कोई इरादा नहीं रखती क्योंकि वो इसे पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करार दे रहे हैं। क्या होगा अगर हुकूमत ने रिकॉर्ड फराहम ना किया? देखिए, पहली बात तो यह है कि रिकॉर्ड तो वो देने के पाबंद हैं कि जब वायरीज ऑफ एक्ट जब चैलेंज होता है कि क्या कानून जो बनाया गया है क्या वो गैर आईनी है या नहीं है, तो उसके लिए जनरली कोर्ट माजी में भी ऐसा करती है कि जो इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकिंग अथॉरिटी है उसको चेक करने के लिए कि किन हालात में और किन सर्कमस्टांसेस में ये एक्ट पास हुआ है, उस पर क्या डिस्कशन है, क्या आर्गूमेंट्स हुए हैं, क्या पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान क्या मकसद उनका क्या था, क्या ये पर्सन स्पेसिफिक था, क्या किसी एक पर्सन को बेनिफिट देने के लिए दिया गया था, क्या इसकी कोई बदनीयती तो नहीं। शुएब साहब, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसकी जो तकरीरें और नीयत क्या थी, उसमें तकरीरें जो ज़्यादातर हमने भी सुनी हैं, जो पढ़ी हैं, उनका जो कंटेंट है ये मोर ऑफ मलाइनिंग द जजेस है बजाय इसके कि वो उसको उसकी प्रोसीडिंग जो है इसके उसके ऊपर होती एक्ट के बारे में। तो जाहिर बात है कि जब इस तरह की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट विल बी बाउंड टू एक्ट ऑन इट। ये तो बात है। जी, मैं समझता हूं कि ये बड़ी अहम बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये सारी प्रोसीडिंग्स जाएंगी और हर एमएनए का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो वो सामने आएगा, वो पढ़ा जाएगा, क्योंकि जो आर्टिकल 68 है वो पाबंद करता है कि कॉन्डक्ट ऑफ द जजेस के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की जाएगी। तो जहां तक प्रोटेक्शन टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 69 वो सिर्फ उन प्रोसीडिंग्स को है जो लॉफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स हैं, जैसे कासिम सूरी वाले केस में भी इस प्रोटेक्शन को हासिल करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो हासिल नहीं हुआ। इसी तरह दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ जब प्रोटेक्शन हासिल करने की कोशिश हुई वो भी नहीं हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट को प्रोटेक्शन जो है वो आइन के ताबे है, आइन के अंदर रह के उनको प्रोसीडिंग्स जो है वो प्रोटेक्टेड होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो सारी चीजें जब सामने आएंगी तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो उन्होंने की है, ऑलरेडी की है, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं किया है कोर्ट ऑर्डर को, जो 4-4 वाला फैसला है। लेकिन उसके साथ साथ अगर इसके साथ जो इनकी बहस व मुबाहिसा और बहस व तमीज़ जो आएगी और वो इस लॉ को बनाने में तो बदनीयती भी सामने आएगी, उसका मकसद भी सामने आएगा, पर्सन स्पेसिफिक भी सामने आएगा। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को मलाइन करना और उसकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को पर काटने के मकसद के तहत हो चुका एक्ट बनाया गया है और वो उस मकसद के लिए इसको लेजिस्लेट किया गया। तो कोई आईनी इदारा इस तरह नहीं कर सकता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई ऐसा फैसला कर दे या जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें है कि अदलिया आज़ाद होगी उसके अगर कोई कदगन लगाने की कोशिश करेगा तो ऐसा कोई भी एक्ट होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और इवन अदरवाइज जो सब्सटेंटिव चेंजेस हैं जो कि आइन के ताबे हैं तो वो जो आइन खुद इनको प्रोटेक्ट करता है। 2-3 चीजें बहुत अहम है, चूंकि आज आप प्रोसीडिंग्स के अंदर मौजूद थे और हम भी रिमार्क्स से अंदाजा लगाते रहे कि पूरे का पूरा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनकी दलाइल को रद्द करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाहिर बात है उसके पास 204 का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट वो है उसका इख्तियार है, फिर उसके बाद 190 के तहत 191 के तहत भी उन्होंने आज बहस छेड़ी। ये मुझे बताइएगा कि ये जो बन रहा है एक किस्म का जिसे कहते हैं आपस में मुकाबले की सूरत हाल बनती चली जा रही है, पार्लियामेंट वर्सेस, और बनाई गई है हर बात हर बंदे का उसमें मकसद मौजूद है। यानी 14 मई का आप देख लें इलेक्शन कमीशन और उसके बाद बाकी चीज़ें। अब ये जो बिल है आप क्या समझते हैं कि ये इन द लॉन्ग रन हेड ऑन कोलिजन की तरफ जा रहे हैं जिसमें नुकसान तो जाहिर बात है कि पार्लियामेंट का होगा, सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं हो सकता आइन के मुताबिक। देखिए, मैं समझता हूँ कि आइन बालादस्त है, आइन के ताबे सारे इदारे हैं, जो अगर हर कोई अपने हुदूद में रह के काम करेगा तो सब कुछ दुरुस्त होगा। लेकिन ये जो मौजूदा पार्लियामान है, जो स्पेशली पीडीएम की हुकूमत है या उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, इनको तकलीफ क्या शुरू हुई है? यही बेंच था जिसने कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया, तो वो तो आइन और कानून की फतह थी बकौल इनके।
लेकिन जब उसने दोस्त मोहम्मद मुजारी की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया तो ये बेंच सबसे बुरा हो गया। और सिमिलरली जब अब ये सिलसिला शुरू हुआ कि आप इलेक्शन करा लें, जब इलेक्शन की तारीख आई 1 मार्च से, आप अगर इनकी स्टेटमेंट्स उठाएं, उसके बाद फौरन ये बदल गए और इन्होंने मिलाइन करना शुरू कर दिया, ब्लैकमेल और हरासमेंट की मुख्तलिफ अंदाज से उन्होंने शुरू कर दिए सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। लेकिन बात फिर वहां आती है कि इस लड़ाई को क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, बयानिया डेवलप करने की कोशिश हो रही है, वो है नहीं। देखिए ना, आईनी तो कोई बहरान है ही नहीं। आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आइन के मुताबिक आप इलेक्शन करा दें। आइन के मुताबिक आर्टिकल 220 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करें ताकि वो इलेक्शन करा सके। उसमें कोई इलीगलिटी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं। आईनी बहरान तो तब हो जब वाकई आईनी का बहरान सामने खड़ा हो। आईनी बहरान जी शुएब साहब, एक कल उन्होंने जो पैदा करने की कोशिश जी सही है, बिल्कुल नजर आता है आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई है, जानबूझ के लड़ने की कोशिश की गई है, तकरीरें इस तरह की खास तौर पे की गई। फिर पार्लियामेंट जिसका कोई कंटेम्प्ट का तस्वर नहीं, आइन के अंदर कोई तस्वर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर के पार्लियामेंट की हद तक होगी, ये सब चीज़ें नजर आती हैं। मेरा सिर्फ इस वक्त सवाल आपसे आखिरी ये है कि किस मामले के अंदर अगर ये प्रोसीडिंग्स जो हैं चलना शुरू हुई, क्योंकि कल उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने एक फ़िक्रा बोला है फ्रैटिस में, उन्होंने कहा कि हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि आर्डर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, हमारा काम ऑर्डर करना है और इम्प्लीमेंटेबल आज नहीं तो कल किसी वक्त हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भी है और बाकी चीज़ें भी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देती है किसी वज़ीर आज़म के ख़त्म होने का, और वह बार बात है उसको नोटिफाई तो उसने करना है जी, कैबिनेट डिवीजन ने या किसी और ने, तो क्या ये बाकी ब्यूरोक्रेसी या और दूसरे लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने देंगे? देखिए, पहली बात तो ये सारे नाजरीन को, सब दुनिया को पता है इस वक्त बदकिस्मती से पीडीएम की जमातें सारी, ये इस वक्त पार्लियामान, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारी, ये सारे एक मन पेश पे हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की जाए, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ना माना जाए, क्योंकि अगर इलेक्शन होता है तो इमरान खान जीत जाएगा, क्योंकि इमरान खान के ऊपर हमने कांटा लगाया हुआ है। लेकिन असल प्रॉब्लम अब ये है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को कोई डिफेंस नहीं कर सकता। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल डिक्लेयर किया, जिस वक्त सजा दे दी, इलेक्शन कमीशन सबसे पहले पाबंद होगा, उसको डी नोटिफाई करेगा एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। जब मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली कोई नहीं रहेगा तो हाउ ही कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और एक सेकंड के अंदर अंदर कैबिनेट जो सेक्रेटरी है वो उसको डी नोटिफाई कर देगा। ये हो नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हो, कोई भी जो सेक्रेटरी वगैरह है उनके लेवल पे उसको डी नोटिफाई ना करें, ये मुमकिन नहीं है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बात की है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने एक आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर दिया है। अब इसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास भी 3 ऑप्शन है। ये तो ये है कि खामोश होकर बैठ जाए, उस सूरत में तो ज़ाहिर है 22 करोड़ आवाम के हुकूक के मुहाफ़िज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो अगर चुप करके बैठ जाती है तो इसका मतलब है उनके हुकूक को कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मुज़ाकरात के जरिए इस इशू को फाइनलाइज कर लें, वो तो नाकाम हो गया। आखिरी ऑप्शन उनके पास यही बचा है कि वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करेंगे। ना सिर्फ कंटेम्प्ट होगी, आज होता है या कल होता है, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स होंगी, क्योंकि उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई डिक्टेटर होगा वो आइन को तोड़ेगा तो उनके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगेगा, और अगर सिविलियन होगा वो आइन को तोड़ेगा या किसी ऐसे एक्ट के जरिए आइन की मुअत्तली करेगा तो उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। और जो आइन का तकाज़ा है कि उमूर मुमलिकत मुंतखब नुमाइंदों के जरिए चलाए जाएंगे। आज आपका पंजाब और KPK जो है वो अनइलेक्टेड लोगों के हाथों में है, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है। मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर आइन खामोश रहेगा या हमारे इदारे फ्यूचर में जो भी हुकूमत आती है, जो भी कैबिनेट आती है, तो इसके ऊपर खामोश है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक सवाल का आखिरी जवाब दे दीजिएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे तो फिर ये एक बहुत बड़ी तादाद जो है लग रही है कि जो कंटेम्प्ट की तलवार के नीचे आने वाली है। सिर्फ 4-5 मुहर्रक नहीं बल्कि काफ़ी सारे और लोग जिन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीरें की और फिर बिल के मूवर थे, मुहर्रक थे या दूसरी चीज़ें थी, ये चीज़ें भी तो ज़ाहिर बात है सिर्फ पार्लियामेंट में तो नहीं की, पार्लियामेंट के बाहर भी एक खासा जहर उगलते रहे। जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। जो लोग जिन्होंने ओपनली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किया, स्कैंडलाइज किया, उनको अब्यूज किया, या जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कहा कि हम नहीं मानते और नहीं इसको इम्प्लीमेंट होने देंगे, दे हैव कमिटेड ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और ये सारे के सारे या नाअहल भी होंगे
और इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी होंगी और ये इनको सजाएं भी होंगी। आपको याद होगा पिछले साल जब इमरान खान साहब ने एक लीगल एक्शन की बात की थी एक जज साहिबा के खिलाफ और मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान ने उसको नोटिस दिया और बाद में हमने माफी मांग के उस इशू को क्लोज डाउन किया। मुझे याद है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आर्गूमेंट्स जस्टिस बाबर सत्तार साहब को जब बेंच को बताया गया कि हमने लीगल एक्शन की बात की थी, उन्होंने कहा बिल्कुल आप लीगल एक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन आपने जलसे में कहा वो अंदाज गुफ्तगू ऐसा था जिससे हम समझते हैं कि तौहीन अदालत है। और यहाँ तो जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, नाम लेने की तस्दीक की जाती है, बिलाइन किया जाता है, स्कैंडलाइज किया जाता है और मैं नहीं समझता कि इसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। मेरा ख्याल है बहरहाल इनके खिलाफ एक्शन भी होगा और प्रोसीडिंग। ठीक है, माहिर कानून शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब जरा इस प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल की थोड़ी बात कर लेते हैं। इस पर 2 तरह के मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, जैसे कि शोएब शाहीन साहब ने बताया कि जी ये अदलिया की आज़ादी पर एक कतगन की कोशिश है। दूसरा पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट इसमें यह आ रहा है कि ये तो शफाफियत यकीनी बनाने की एक कोशिश है, डेमोक्रेटाइजेशन की जा रही है जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उसमें। आपको क्या लगता है इसके कॉन्टेंट्स कॉन्ट्रोवर्शियल इस बिल के, या फिर इसको इम्प्लीमेंट करने की जो टाइमिंग थी या तरीक़ाकार जो था हुकूमत का उसमें प्रॉब्लम है? देखिए, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि टाइमिंग गलत है और हर किस्म के एब्सोल्यूट पास जब दिए जाते हैं उनमें थोड़ा सा मॉडरेशन होना चाहिए। अगर वो मॉडरेशन से बेटर नतीजा बेहतर निकलता है, मिसाल के तौर पे सिलेक्शन ऑफ जजेस पे, सिलेक्शन ऑफ बेंचेस पे, यस आई थिंक कास्टिंग वोट तो होना चाहिए सुप्रीम चीफ जस्टिस। नहीं तो अगर चीफ जस्टिस के पास कोई पावर ना हो तो वाई कॉल हिम चीफ, उसको भी एक जस्टिस बुला दूं, फिलहाल उसको कोई चेयरमैनशिप दे। तो व्हाट आई मीन इज कि ये होना चाहिए, ये मेरे ख्याल में जिधर फेयर चॉइस बेहतर होता है उसको करना चाहिए। मगर मैं जो हैरान हो गया हूँ, अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ें, इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ें, चार्ल्स द फर्स्ट के रूल में इस किस्म के बात कहे जाते थे बादशाह के बारे में, विच लेड टू अ सिविल वॉर फाइनली, और बादशाह बेचारा उसका सर गया। मैं समझता हूँ ये लोग जो बैठ के जॉन हैम्डन के तरह पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बैठ के ये जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को वो किस्म की गाली दे रहे हैं जो वो दे रहा था बादशाह को। मेरे ख्याल में दिस इज नॉट ऑन। ये तो प्योरली बैड टेस्ट के लिए मैं तो कहता हूं कि उनको कुछ फाइन होना चाहिए, उन पे कुछ पेनल्टी होना चाहिए। आपने सुना था वो क्या कह रहे थे बैठ के, और जैसे आपके गेस्ट ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इलेक्शंस वो नहीं चाहते और वो डर रहे हैं कि जब इलेक्शंस जज ऑर्डर कर दें तो एक पर्सनल अटैक हो रहा है जज पे, उनके फैमिलीज पे, उनके बच्चों पे, उनके प्राइवेसी पे। दिस इज पाकिस्तान, जो मेरे ख्याल में बड़ा अफसोस है। और अगर पब्लिकली हमारा जुडिशरी कैन टेक नोटिस ऑफ इट, इसलिए इस वक्त अवाम उनके साथ होंगे। जो ये जुडिशरी के खिलाफ इन्होंने किया है, ये लोग जो किए हैं, अगर ये मसला उठा, मैं कहता हूं अगर ये सड़कों पे आ गया तो अवाम उनके साथ खड़े होंगे जिन्होंने कह रहे हैं कि इनके साथ बेइज्जती हुई है और आईन की वायलेशन हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि इन किस्म के लोग, ये लोग जिन्होंने इस रेजीम चेंज के बेनिफिशरीज हैं, विद देयर पास्ट, विद देयर क्या क्या उन्होंने नहीं किया इस मुल्क में, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि उनको एक बताया जाए कि पब्लिक क्या समझती है इनके बारे में। ठीक है। और ये सब चीफ जस्टिस की डिस्क्रिशन पर अदलिया के अंदर से जजेस भी, वकला भी आवाज़ें उठाते रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आपको लगता है कि कोई ना कोई गुंजाइश है जिसमें जो चीफ जस्टिस के डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं उसको अकाउंटेबल किया जा सकता है, या फिर नहीं ज़रूरत इस बात की? देखें, पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को आप कैसे अकाउंटेबल कर सकते हैं।
अब बेंच की तश्कील में बुनियादी तौर पर समझा जाता है कि एक आदमी को अगर हम डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो कोई ना कोई सूरत जो ख़राब कर सकता है, लेकिन कानून ये कहता है कि बेंच बेशक कोई भी हो, हर चीफ जस्टिस के कोई चीफ जस्टिस जो है वो जज को डिक्टेट नहीं कर सकता फैसला देने के लिए। हर जज जो है उसकी और उसकी चीफ जस्टिस की लीगल हैसियत बराबर है। आज उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा एक जज का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वरना तो आप इंतजाम में नहीं चला सकते। आज उन्होंने बड़ी मजेदार बात की, उन्होंने कहा आप ये बताइए, आप कहते हैं फुल बेंच करो, ठीक है, एक नई रिवायत कहते अब पंजाब हाई कोर्ट लाहौर है, वहां भी तो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर डिस्कस होते हैं, तो वहां तो 60 जज हैं, तो 60 किधर बैठेंगे भाई? आप उसके लिए एक बहुत बड़ा कमरा हॉल तैयार करेंगे, फिर 60 के अंदर वो सुनेंगे कैसे? 60 के अंदर अपने आर्गुमेंट कैसे होगी? सिंध हाई कोर्ट में 40 जज हैं। तो एक बात तो ये है कि उन्होंने कहा फुल कोर्ट हमने बनाया था 1989 के अंदर, और 1989 में हम इसके रूल्स एंड प्रोसीजर खुद फुल कोर्ट ने तय किए थे। जब हम करने पे आएंगे तब्दील हम फुल कोर्ट में तय कर देंगे। दूसरी अहम तरीन चीज जो है वो है आइन। आइन कहता है 191, बार बार पढ़ के मैंने सुनाया है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट कैन मेक रूल्स। सुप्रीम कोर्ट वो नहीं, रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। ये उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा इसकी मौजूदगी में आपने रूल्स बनाए कैसे? जब आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने रूल्स बनाती है तो फिर कैसे बनाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने तो लॉ के तहत बनाए हैं। अच्छा, लॉ के अंदर जो है वो जो है वो सबसे अहम तरीन बात है कि 54 शेड्यूल 4 का 54 जुरिस्डिक्शन पावर ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी आप हर अदालत के बारे में रूल्स बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, बट नॉट द सुप्रीम कोर्ट। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आइन ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको इंश्योर किया। यही उन्होंने आज उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा मसला सारा ये है कि बताइए आप खुद जो बिल पास करते हैं उसमें लिखते हैं 5 लोगों का बेंच होना चाहिए, हमें कहते हैं फुल कोर्ट बनाओ, या तो अपना भी ठीक करो जो लॉ जो आपने पास किया है। दूसरी बात यह है कि इस लॉ के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल करने की कोशिश की। एक बात तय है कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक आदमी जो है वो सीनियर होगा तो ऑनेस्ट भी होगा, एक आदमी सीनियर होगा तो कॉम्पिटेंट भी होगा, एक आदमी सीनियरिटी में एक ही बंदा आता है और वो दैट इज चीफ जस्टिस। और सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है चीफ जस्टिस एंड द जजेस। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर चीफ जस्टिस भी एक आम जज है तो इसका मतलब है कि फिर तो जो बात सही है उनके। आज डिस्कशन इस बात पे हुई है और उन्होंने कहा कि आप अपना कानून लेके आओ। खौफनाक बात यह है जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं ना 43 बंदों ने उस करारदाद के ऊपर 44, उनमें से एक बड़ा आदमी नहीं है। शहबाज शरीफ का दस्तखत नहीं है, फजल रहमान के बेटे का दस्तखत नहीं है, ठीक है, ख्वाजा आसिफ का दस्तखत नहीं है, उसके बाद राना सनाउल्लाह का दस्तखत नहीं है। अच्छा। ये बड़े तेज लोग हैं, ये जाहिर बात है कार्ड खेलेंगे। वो देखो जी छोटे सूबों को सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा कि नहीं लेके आओ, मुहर्रकात लेके आओ। यानी आप यानी अपने साथियों के साथ भी जुल्म करते हो। यानी जो बिल जो सर्कुलेट करी थी हमारे पास जाओ सरकार, उसमें किसी का राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, पुराना जितने बड़े बड़े बोलते हैं टीवी पे आके बोलते। अब ये है कि मुझे लगता है कि ये जो हेड ऑन क्लीन शुरू हुआ है जो अगले 3-4 दिनों के बाद मजीद और खौफनाक होता चला जाएगा, इसमें या तो फिर आधी से ज्यादा पार्लियामेंट जाएगी। अच्छा, हाँ, और चाहते भी यही हैं वो तो कि इन 5 सालों में हम इलेक्शन ना लड़े, इमरान खान अकेला लड़े, हम कहे हम होते तो हम जीत जाते, हम होते तो हम ये करते, तो इमरान खान को कम कम ये इमरान खान के खिलाफ हमें एक पॉइंट मिल जाएगा बोलने के और शहीद भी हो जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली, इसके अलावा कुछ है नहीं ना ऑप्शन उनके पास। हिलाली साहब, अब ये फुल कोर्ट की इस्तदा बार बार क्यों करती है मुस्लिम लीग नून और हुकूमत? इसमें क्या राज छुपा है? क्या फुल कोर्ट का फैसला 5 या 8 रुकनी बेंच से ज्यादा मोतबर होता है? देखिए, अगर 8 मेंबर्स आपके पास हैं और दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट मे नॉट बी फुल बेंच मगर मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उससे क्या अहम फैसला हो सकता है? तो 8 लोग अगर बैठे हैं तो अगर वो 7 लोग आपका फैसला दे, एक ने कहा कि नहीं आई डिसएग्री, तो फिर ये बात शायद यू कैन टेक अप एंड से कि पूरा कोर्ट हम उनके साथ नहीं था। मगर अगर 8 हैं एंड इट्स ऑलरेडी द मेजॉरिटी, तो 15 भी बैठते, 8 ही का फैसला होता तो इट्स नो प्रॉब्लम। माने कि आपका किस बेसिस पे ऑब्जेक्शन होगा? एग्जैक्टली। देखिए, मैं तो आजकल जो बातें 1-2 सुन रहा हूँ,
रिगार्डिंग क्या होने वाला है, पता नहीं कब आप उस पे जाएंगे, मगर जी, जब आप जी, उस पे करते हैं, लाल जाएंगे साहब ये बात। बड़ा डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स और रूमर्स निकल रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे जी हैं। चलें, जी इस पर- जी इस पर बिल्कुल। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक ये से वापस आठ- आकर जरा डीटू आठ को और करते हैं कि होने क्या वाला है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। 14 मई को महज 6 दिन बाकी बचे हैं, लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत पंजाब में इंतखाबात की कोई तैयारियां नजर आती हैं और ना ही हुकूमत और PTI के माबैन मुज़ाकरात का अमल नतीजा खेज साबित हो सका है। ऐसे में सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन ना होने की सूरत में वहाँ से क्या रद्द अमल सामने आता है। चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल ने इतवार के रोज एक सेमिनार से खिताब किया था। उसमें वाजे किया कि अदालती फैसला चैलेंज ना किया जाए तो ये हतमी फैसला होता है। उन्होंने ये भी कहा था कि आइन के तहत 90 रोज में इलेक्शन हमारा फ़र्ज़ है, ये किसी की चॉइस की बात नहीं है, ये आइन की बात है और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आइंदा क्या होता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल बात ये कर लेते हैं कि इम्कानात हैं क्या। औरिया साहब, चीफ जस्टिस ने सेमिनार में जिन ख्यालात का इजहार किया है, क्या उनमें हुकूमत के लिए कुछ इशारे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस बीच में क्यों आया। आप एक दफ़ा समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया हुआ, ठीक है, तो फिर मतलब ये है कि आइन कहता है कि जब असेंबली टूट जाए, जो डिज़ोल्व हो जाए, टूट जाए तो 60 दिन, यानी खुद ब खुद जैसे टूटे, जी, और अगर डिज़ोल्व हो, कोई चीफ मिनिस्टर करे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन सही। होने। ये जिम्मेदारी किसकी है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। डेट देना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नर की। गवर्नर की। ठीक। अब ये तब दोनों जो हैं आर्टिकल 224 और 222 के तहत अगर चीफ जाके उनको सिक्योरिटी मांगता है, इनकार का हो जाता है, उनको वो पैसे मांगता है, इनकार हो जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आती है। हाई कोर्ट में एक पिटीशन जाती है, पिटीशन डिले होती है, 90 दिन का अरसा गुजरता जाता है। सूरत हाल यह है कि आगे अब सुप्रीम कोर्ट क्यों आई? इसकी बुनियादी वजह वह है कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दिस कंट्री। जहां पर भी कोई ब्रीच होता है, आर्टिकल 184(3) कहता है कि आप अगर मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है एंड मैटर पर्टेनिंग टू द फंडामेंटल राइट हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप बीच में आएंगे। अब सबसे बड़ी बात कि सियासी तौर पर आप सियासत में कूद, ओ अल्लाह के बंदो, सियासत में तो तुम लोगों की वजह से कूदे हैं। तुम इलेक्शन नहीं करवाना, तुम आइन पर अमल दरामद नहीं करते, तो किसने करवाना है? उन्होंने करवाना है। अब उन्होंने सबसे पहले बात ये हुआ कि उन्होंने प्रेसिडेंट ने डेट दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा आप करके आपको हम डेट देते हैं। अब पहला सवाल अक्सर ये कहा जाता है कि 90 दिन तो गुजर गए। हाँ, 90 दिन गुजरने को सुप्रीम कोर्ट कहती है 254 के तहत हमें ही ये इख्तियार हासिल है ठीक है। कि हम आइन की इंटरप्रिटेशन करें। अच्छा। हम उसको 10 दिन लेट करें या 2 महीने लेट करें, इंटरप्रिटेशन हम करेंगे हालातों वाकयात को देख के। ये नहीं कि तुम कहोगे जी 3 साल के इलेक्शन नहीं होने तो इलेक्शन नहीं हो सकते। ये आइन का बेसिकली मतमा नजर नहीं है। ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक शेड्यूल अनाउंस हो गया हुआ है, अब बीच में बेनजीर की जो शहादत हो जाती है तो उसके बाद आगे हो गया हुआ था, तो शेड्यूल वाज अबाउट टू अनाउंस, तो एक बहुत बड़ा सान्या हो गया था। अब तो कोई नहीं मरा, तो अब तो चल, अब 6 दिन रह गए हैं। पूरी की पूरी उन्होंने कोशिश की है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई करें। इस दौरान पाकिस्तान की पब्लिक जो है फंडामेंटल राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट जो है उससे डिनाई हो के चुके हैं। हाँ। अगर इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट नहीं करना तो क्या अमेरिका का कांग्रेस आएगी या कोई और आएगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है। अब सुप्रीम कोर्ट की एक जुडिशियल ओवरव्यू की एक बहुत बड़ी थ्योरी है जो कई दफा सुनाई है कि 1803 के अंदर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज मार्शल ने एक जुडिशियल ओवरव्यू की थ्योरी दी थी मरबरी वर्सेस मेडिसन के केस के अंदर। अच्छा। वो थ्योरी पूरी दुनिया के अंदर चल रही है कि अगर पाकिस्तान, इंग्लैंड, फ्रांस या किसी और भी मुल्क के अंदर पार्लियामेंट जो है वो डाइग्रेस करती है इस कॉन्स्टिट्यूशन से, तो फिर उसके बाद जुडिशियल ओवरव्यू जो है वो होता है। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जुडिशियल ओवरव्यू इंसाफ के लिए होता है, इंसाफ मुहैया करें, मिस कैरेज ऑफ जस्टिस कहीं नहीं होता। अब 14 तारीख को होगा क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि हेड ऑन कोलिजन शुरू हो गया है पीपल्स पार्टी PTI और गवर्नमेंट के दरमियान। पूरी दुनिया वरिड है।
चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आया था जी 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 और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इनसे भी मिला है और आर्मी चीफ से भी मिला जी। है। पूरी दुनिया के अंदर खबरें बड़ी खौफनाक घूम रही हैं कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जो लोग भी इस आइन से इधर उधर की बगावत की सूरत हाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लॉबी जो है वो बिल्टअप हो रही है। मैं आपको इस वक्त मेरे हाथ में ये सूरत पड़ा हुआ है, आर्टिकल्स पड़े हुए हैं इंटरनेशनल मैगजीन के कि पोस्ट डिफॉल्ट पाकिस्तान सिनेरियो, अच्छा के पोस्ट पाकिस्तान सिनेरियो, पोस्ट पाकिस्तान क्योंकि ये तो इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट 25 अप्रैल को छपी है और उसका जो मेजर फिक्रा ये है और ये 5 साल की उनकी प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान जो है ये अगले जून के बाद किसी भी वक्त डिफॉल्ट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पैसे नहीं है। उसके बाद क्या सूरत हाल, आप अभी लड़ने में लगे हुए हैं, आप इस चक्कर में लगे हुए हैं शहीद कौन होता है, बाकी चीज़ें कौन होती हैं। ये ऐसा सिनेरियो है जो 14 मई को, इसलिए इमरान खान ने आज थोड़ा सा 3-4 दिन अपना आगे किया है। उसने कहा हम 14 मई को आएंगे, 14 मई की शाम। और ये सब कता कलामी की माजरत, हिलाली साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन एक ब्रेकिंग आ रही है, ज़रा उसकी तरफ चलते हैं, वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। 14 मई वो तारीख़ है जो कि अदालत की जानिब से दी गई है इंतखाबात के लिए, और इस वक्त यही सवाल हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि 14 मई को होगा क्या। हिलाली साहब, चीफ जस्टिस साहब ने जो गुफ्तगू की, उनकी बातों से क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 14 मई के बाद क्या होने वाला है? आइन के खिलाफ वर्जी पर क्या सब कुछ लपेट दिया जाएगा या कोई मुतबादिल रास्ता फराहम किया जाएगा, और क्या हो सकता है वो मुतबादिल रास्ता? 14 मई तो हो नहीं रहा है ना, 14 मई को कुछ नहीं होगा। अब देखिए, एक थोड़ा सा मैंने सुना था कि परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी ने कोशिश की थी कि कुछ वाया मीडिया कुछ हो जाए, कोई ऐसा डेट हो जाए कि ऐसा मिडल मैन का रोल वो प्ले करें कि इससे कुछ हो जाए। मगर उनको जब पूछा गया कि कैसे पता आपको कि अगर ऐसा कोई कोशिश हो वो कामयाब होगा, तो उसने कहा आई हैव नो क्या कहते हैं, नो, कोई मैं गारंटी नहीं दे सकता। मगर बात असल ये है कि कैसे, देयर आर नो इलेक्शंस तो नहीं आएंगे ना। जब इलेक्शंस नहीं होंगे तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। अब बिल्कुल कब तक ऐसा चलेगा? खास तौर अगर पीडीएम सियासी शहीद बनना चाहती है, और पीडीएम चाहती नहीं है कि इम्तिहान के इलेक्शंस हो, जाहिर है, तो सियासी शहीद बनने के लिए एक ही चीज हो सकता है ना, कि सम काइंड ऑफ स्टेप इज टेकन, इस किस्म का स्टेप हो जो पॉलिटिकल प्रोसेस सस्पेंड हो जाता है। अब लोग कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो कंटेम्प्ट में, भाई चीफ जस्टिस किसको ब्लेम करेगा? वो कहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ब्लेम करेगा कि तुमने इलेक्शंस नहीं किया, हालांकि हमने कहा। वो कहेंगे साहब हमारे पास पैसे नहीं थे। जब दार के पास जाएगा वो कहेगा दार साहब आपने पैसे नहीं दिए, हालांकि हमारा हुक्म था। वो कहने लगा जी पार्लियामेंट ने सैंक्शन नहीं किया। जब प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा वो कहेगा तुमने कुछ नहीं किया, तो वो कहेगा जी कैबिनेट ने इनकार कर दिया। What I'm trying to, देखिए, आप समझते हैं कि कुछ इससे निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। मैं देख रहा हूँ स्पेशल इमरजेंसी, अच्छा, और उसके दौरान 2-3 साल तक इलेक्शंस इधर होने नहीं है, होने ही नहीं है इलेक्शन 2-3 साल for तक? many years। किस बेसिस, व्हाई होल्ड इलेक्शन? जी भाई, इलेक्शंस से नतीजा जब आपको पता है कि पूरे सिस्टम को जेपरडाइज कर देना। ठीक है, और ये साहब आप बताएं क्या 14 मई को अच्छा लगे या बुरे लगे, आई थिंक आम हुकूमती ओहदेदारान को कटहरे में खड़ा करने जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोर्ट डिसीजन ऐसे नहीं होते कि आप उनके सामने कह दें एक प्रोसेस करके कि मुझे उन्होंने कहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। हाँ, सही है। और वो कह दें कि उन्होंने कि हम जनाब पैसे नहीं दे सकते, जब पार्लियामेंट ने नहीं कहा था।
कोर्ट जो है फिर देखती है कि मैलाफाइडी इंटेंशंस कहाँ हुई थी। कोर्ट कहेगी कि गुज़श्ता 9 इलेक्शंस के सारे प्रोसीजर्स लेके आ जाओ और बताओ कि इलेक्शन कमीशन ने कब मीटिंग की थी कि सिक्योरिटी दो। लेटर लिखा था 222 के तहत, आर्टिकल के तहत मिल गए थे। कब उन्होंने पैसे मांगे थे? कभी नहीं। मीटिंग की थी? नहीं की थी। उन्होंने एक बिल पेश किया, बिल आ गया। दूसरी बात यह है कि आपके पैसे जो हैं वो ना सूबे के पास होते हैं, वो ना मरकज़ के पास होते हैं, वो कंसोलिडेटेड फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में लहदा रखे होते हैं ताकि उसके ऊपर किसी किस्म का बजट इफेक्ट ना कर सके। सही। ठीक। दूसरी बात यह आएगी कि क्या इससे पहले कभी आपने जब अखराजात एक्सीडेंटल किए तो क्या पार्लियामेंट से मंजूरी ली? हाँ। तो कहेंगे नहीं, हम तो सप्लीमेंट्री ग्रांट जब नेक्स्ट ईयर आता था तो हम एक सप्लीमेंट्री बजट पेश करते थे कि हम एक्सेस एंड स्टैंडर्ड में ये चीज़ कर गए। सही। ये सारे जब दलाल सामने आ जाएंगे ना कि आज तक आप गुज़श्ता 25 साल में क्या करते रहे, फिर आपने एक खास रास्ता निकाला कि कैबिनेट ने मंजूर कर लिया कि पैसे जो है कैबिनेट ने मंजूर कर दिए। अब कैबिनेट मंजूर करके उन्होंने पार्लियामेंट से उसको रिजेक्ट करवा दिया। बिल्कुल। अब पार्लियामेंट से रिजेक्ट करने का मतलब है कि फाइनेंशियल बिल अगर रिजेक्ट हो जाता प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता। हाँ। तभी वो लोग पड़े कहते जी पता नहीं क्या एक्शन लेने वाला है। उन्होंने अपनी जान बचाई थी, उन्होंने तभी जाके वो ले लिया था, जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इन सारी चीजों को अदालत में फैसला 1 सेकंड में नहीं होता। अदालत जब कंटेम्प्ट का नोटिस डालेगी तो कहेगी तमाम चीजें पिछला रिकॉर्ड निकालो। एक आदमी मुस्तकिल तौर पर 400 किलोमीटर की रेस लगा रहा है और एक दफा उसको सुप्रीम कोर्ट कहती है 400 किलोमीटर लगाया तो वो कहते हैं मेरे तो टांगें दर्द करती हैं, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। तो वो सारे के सारे लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो सारे, आप खुद सोचें कि सिक्योरिटी के बारे में बाकायदा उसको टॉप लोगों ने जाके ब्रीफिंग दी और तीनों जजों ने उसको रिजेक्ट कर दिया और सामने कहा कि हमें ये दलील हमें नहीं पता चलती कि आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। सही। तो असल मसला यह है कि ये बहुत खौफनाक हम उसमें पीरियड में एंटर हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर कोई शख्स ये समझता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एमरजेंसी लग सकती है, ये 235 आर्टिकल पढ़ लें, एमरजेंसी जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन इट्स ओन लगा सकता है। एमरजेंसी प्रोविजन आप देख लें, उसके अंदर एमरजेंसी प्रोविजन में प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी मैं पढ़ देता हूँ जी। If the president is satisfied, पार्लियामेंट नहीं, if the president is satisfied that a grave emergency exists in which the security of Pakistan or any part thereof is threatened by war or external aggression or by internal disturbance beyond the power of the provincial government to control, he may issue a proclamation of emergency। तो उसके लिए आपको आरिफ अलवी साहब को वहां से ऑफिस से निकालना पड़ेगा। आरिफ अलवी साहब को आप निकाल नहीं सकते। ठीक है। आर्टिकल 45 कहता है Subject to the Constitution, the President shall hold office for a term of 5 years from the day he enters upon his office. Lekin, provided that the President shall, notwithstanding the expiration of the term, continue to hold office unless his successor enters upon the office. अब successor कब आएगा? जब आपके इलेक्शन होंगे। exactly. तो आपके इलेक्टोरल कॉलेज ही कंप्लीट नहीं। ये बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। अगर ये फंसे हुए ना होते तो ये बहुत पहले जी लाली साहब जी कोई नहीं फंसे हुए हैं। हाँ जी, बात सुनिए, एक्चुअली मैं माफ करिए, कोई नहीं फंसे हुए हैं। मैं कहता हूं कंडीशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। अलवी खुद मानेगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं कर सकता। देखिए, अलवी का काम एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बेहतरी के लिए, ये नहीं कि उसकी पार्टी अगर डिसएग्री करते तो लिहाजा अलवी डिसएग्री करता है। अगर ये पावर उसको दिया गया है, ही हैज टू ऑब्जेक्टिवली असेस द सिचुएशन। नहीं, और अगर वो सिचुएशन ऐसी है जो कंट्रोल नहीं हो सकता नहीं, तो क्यों नहीं? वो बात वो अलग बात है, वो और बात है। उसमें फिर पीडीएम की गवर्नमेंट भी जाएगी, सारे की सारे हर चीज है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्यों हो रहा, ये चैलेंजेबल। अच्छा, फिर ये अगेन इट्स चैलेंजेबल इन द कोर्ट। जो इमरजेंसी है, कोर्ट कहेगी आप इसलिए नहीं हो रही कि आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। बिल्कुल यानी और क्या मतलब आप पाकिस्तान में इंडियन हमला तो नहीं कर दिया हुआ, आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। अच्छी बात की है। नहीं,
नहीं तो आपने बड़ी अच्छी बात की। नहीं औरिया साहब, मतलब इसीलिए नहीं हो रही है कि आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। असल मसला यही है, डाउट ही नहीं है। असल मसला यही है कि मुल्क खराब क्यों है, क्योंकि फलाह खराब है, खुराक खराब क्यों है, क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे। अच्छा, इमरजेंसी होनी चाहिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए कि लोग सड़कों में निकले। लोग सड़कों पर क्यों नहीं निकले? इलेक्शन नहीं करवा रहे। असल मसला यह है कि आप आज इलेक्शन करवा दें, आपके अंदर कोई अखलाकी जरूरत हो तो मुल्क ठीक हो जाता है। हाँ, बड़ी जबरदस्त बात की है। अच्छा, अब हिलाली साहब, मैं आपसे ही पूछना चाह रही हूँ कि कंटेम्प्ट और नाअहली का फायदा, सियासी फायदा तो पीएमएलए नहीं उठाना चाह रही है, सियासी शहीद बनकर उसकी बेसिस पर वोट लेके। अगला लाहे अमल पीटीआई का क्या होगा? सियासी स्ट्रैटेजी क्या होगी? इस सड़कों पर आने की तो वो बातें कर रहे हैं, क्या उससे कोई प्रेशर आ सकेगा? देखिए, पीटीआई ने तो पूरा कोशिश कर लिया है इस हद तक, इस नैज तक। तो उनको एक कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें हो रहे हैं जो क्या कहें, इट कुड लीड टू एन इमरजेंसी। पब्लिक को ये हो जाए, पब्लिक अपसेट हो जाए, पब्लिक निकल आए। तो ये पीटीआई डिलिबरेटली नहीं कर रही है। पीटीआई कह रही है इलेक्शंस चाहिए, और क्या कर सकती है वो भाई? उनका लीडर कह रहा है मैं निकलूंगा, वो निकलेंगे, लोग निकल रहे हैं, जब निकल रहे हैं, हजारों में निकल रहे हैं, मगर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं वो, आप मुझे बताएं। हाँ, अगर वायलेंस पे आ जाए तो फिर यही तो सिचुएशन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट देख के कहेगा कि इस हद तक इलेक्शंस को डिनाई कर रहे हैं, तो इतना वायलेंस हो गया है कि तो मैं मेरे सामने हो रहा है। आई डोंट थिंक दिस इज गुड। मैं फिर देयरफॉर मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ एक इमरजेंसी। उस इमरजेंसी के अम्ब्रेला के अंदर नीचे 1 साल गुजर सकता है, 2 साल गुजर सकते हैं। आप समझ गए ना मेरी बात? तो उस इमरजेंसी के नीचे कुछ भी हो सकता है। मगर आप ठीक कह रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होंगे कि फिर इमरजेंसी को आप पार्लियामेंट के आगे लाएं। मैं कहता हूं अगर पार्लियामेंट में आगे लाएंगे तो वही आदमी लोग जो इस वक्त कह रहे हैं कि इमरजेंसी, ये वो खुद वोट करेंगे इमरजेंसी के लिए। ये जो ऑपोजिशन पीडीएम है वो कहेंगे हाँ इमरजेंसी होना चाहिए। यू नो, आई थिंक द गेम इज वेरी ऑब्वियस। ये मैं शुरू से आपसे ये कहना चाहता था कि गेम ये है कि ऐसा सिचुएशन ले आओ कि 2-3 साल तक इलेक्शन ना हो। ये राना सनाउल्लाह जो कहता रहता है कि इलेक्शंस नहीं होंगे, मैं तो देखता ही नहीं हूँ इलेक्शंस, ये वो जी। ऐसा ही नहीं कह रहा था। इट वाज लीडिंग टू अ सिचुएशन। बिल्कुल और ये सिचुएशन अब आ गया है, अब हमारे पर आ गया है। ऐसे है। अच्छा, एक और अहम मामला है, चीन और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान में सहफ़रीक़ी वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात के लिए आमद हुई थी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और अफ़गान क़ायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात की है, बातचीत की है, और इस बातचीत में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़ हुआ है। और यह साहब, आप अफ़गानिस्तान के क़ायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान आमद को किस नज़र से देख रहे हैं? ख़ुसूसन उनका जो एक स्टेटमेंट था कि TTP और पाकिस्तानी हुकाम मिल बैठ कर बातचीत करें। देखें, ये जो रिपोर्ट उस दिन हमने इस पर डिस्कस किया था, ये जो इंटेलिजेंस यूनिट उसकी रिपोर्ट है, अपना क्या नाम है, इकोनॉमिस्ट की, इसका आखिरी नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है, वी बिलीव दैट पाकिस्तान विल स्ट्रेंथन टाइज विद चाइना एंड रशिया एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स रिलेशंस विद द वेस्टर्न गवर्नमेंट। रिलेशंस विद इंडिया विल रिमेन स्ट्रेन व्हाइल पाकिस्तान विल असिस्ट बट नॉट रिकग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। अच्छा, ये उनकी असेसमेंट है और ये बहुत बड़ा यूनिट है। आप इसकी ज़रा देखें, इसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी होती है इकोनॉमिस्ट के इसके यूनिट। इसके अलावा भी पूरी दुनिया में इस वक्त ये बहस चल रही है कि पाकिस्तान जो है टग ऑफ द वॉर में इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत इख्तियार कर गया है। अच्छा, लेकिन असल मसला यह है कि इकनॉमिक सूरत हाल यह है, लारी साहब यकीनन बेहतर जानते हैं उस सारे मामले को। अमेरिका का आज 2-3 दिन पहले अमेरिका के बारे में एक बाकायदा VOA ने, वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट दी, और इस वक्त अमेरिका के अखबार ये हैं कि अगर अमेरिका में 2 या 3 महीने के अंदर अंदर कोई सूरत हाल बेहतर ना हुई तो अमेरिका विल डिफ़ॉल्ट, क्योंकि 31
ट्रिलियन डॉलर जो है उसका कर्ज होता जा रहा है और इस वक्त $2,50,000 से ज़्यादा जिसका अकाउंट है उन्होंने ट्रेजरी ने उसकी श्योरिटीज़ विड्रॉ कर ली हैं। जो सॉवरेन श्योरिटी विड्रॉ कर ली हैं। तो चाइना को और अमेरिका को ये मतलब है कि चाइना अपने बड़े फुल बूम पे है और रशिया उसके साथ मिला हुआ है। 18 मुल्कों के साथ युआन की करेंसी चल रही है। यहाँ भी सूरत बिल्टअप हो रही है। इसीलिए आप देखें कि इस SCO के फौरन बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यहां पहुंचा है और अफगान। क्यों? उसकी एक वजह है कि ईरान और सऊदी अरब अगर आपस में मिल बैठे हैं तो अफगानिस्तान के बारे में भी बहुत ज्यादा वरीड हैं वो लोग। ठीक है हिलाली साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं वजीर खारिजा ने जो दौरा किया है? एक तो चीन का भी और दूसरे अफगानिस्तान के भी वजीर खारिजा यहाँ पर मौजूद थे। किस तरह से अहमियत आप देख रहे हैं इसकी खित्ते के लिए, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस के लिए? देखिए, ये अमेरिका के लिए ये बहुत अच्छा मौका है थ्रू IMF हमारे पे प्रेशर डालने के लिए। बहुत अच्छा मौका है कि छोड़ो CPEC, छोड़ो और डिफॉल्ट ना हो, छोड़ो और पैसे मिलेंगे तुम्हें। अफसोस से आप कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, इंशाल्लाह हम नहीं करेंगे, मगर काश के मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता कि उस किस्म की पर्सनल कमिटमेंट हमारे लीडर्स में होते CPEC का। इसलिए कि इमरान खान के वक्त मैंने वो पर्सनल कमिटमेंट नहीं देखा, ना चाइनीज देखे थे। इसलिए वो पूछते रहे आर यू सीरियस ऑन CPEC, मगर मैं नहीं समझता कि उसने किया था। और सॉर्ट्स ऑफ प्रेशर्स आ रहे हैं हमारे इदारों पे कि मत जाओ, अगर जाओगे यू विल सफर। देखिए, ये हो गया CPEC के बारे में। और हमारा जो अफसोस से कहना पड़ता है, अगर भी हमें छोड़ना पड़े अमेरिका की अलायंस, वही जो मैं कहता हूँ दिस बैड मैरिज जो मैं कहता रहता हूँ, अगर भी वो हमें करना पड़े करें, इसलिए कि ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। एक हाइपर पावर टू बी हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारे बॉर्डर्स पे है, हमारे बाउंड्री, और $63 बिलियन कमिट किया है। $40 बिलियन आ गए हैं। खुदा के लिए डोंट लूज आउट कि अमेरिका के सब्ज बाग के देखते देखते। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि चीन भी जो है, चीन देख रहा है, चीन और बड़ा खुश है। वो उसको थ्रू इन अफगानिस्तान बहुत सारे रॉ मटेरियल्स उधर मिलेंगे, और जब उधर की मिनरल राइट्स होंगे तो पैसे आएंगे। पैसे जब आएंगे पाकिस्तान में भी आएंगे। इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। मगर जो हमारे लीडर्स हैं, माफ करिए, अवाम नहीं, अवाम तो इट्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, चीन या अमेरिका? चीन। मगर the लीडर्स जो हमारे हैं, ये बातें जो हैं, क्या ये करेंगे कि नहीं करेंगे? दुआ करें कि दे स्टिक कमिटेड। जैसे कश्मीर के लिए हम लोगों की एक कमिटमेंट है, वैसे चीन और CPEC के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी। कल हाजिर होंगे मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।